हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी का जैसे सीटेट का नोटिफिकेशन तो निकल ही चुका है। 31 तक सबका फॉर्म फिलअप होने जा रहा है। तो जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें मैं इस अपने चैनल पे साइंस पेपर टू का साइंस पेपर टू के लिए तैयारी करवाता हूँ और पेपर वन का भी तैयारी करवाता हूँ। उसमें सबसे ज़्यादा साइंस पर्सन पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, लेकिन आज मैं साइंस पर्सन में उसमें उसमें सीडीपी जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट एक टॉपिक होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट उसका रोल होता है जो 30 नंबर का होता है पूरा कम्प्लीटली सीडीपी, चाहे वो पेपर वन हो चाहे पेपर टू हो। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है 4 वैज्ञानिक होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वही जानेंगे जीन पियाजे के बारे में। आज फर्स्ट क्लास आपका ये सीडीपी का होगा। जीन पियाजे के बारे में डेली आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और बेटर तैयारी करना चाहते हैं, सीटेट को एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। डेली आपका एक वीडियो अपलोड होते रहता है साइंस का और सीडीपी का। सीडीपी का ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग वही जीन पियाजे के बारे में जानेंगे कि ये बच्चों पे कैसे किए, इनका क्या सिद्धांत था और कितने प्रकार इनके थे और क्या क्या अपने से रिलेटेड ये चीज़ें दिए हैं कि बच्चा कैसे करेगा और इसके सिद्धांत का नाम क्या था। ठीक है, तो उसी को शुरू करेंगे। तो मैं आर के पाल आपका अपना चैनल आर पी सीटेट पॉइंट में स्वागत करता हूँ और इस वीडियो में हम लोग जीन पियाजे के बारे में चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखेंगे, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जीन पियाजे, यहाँ पे लिखा गया है जीन पियाजे। जीन पियाजे सबसे पहले जानेंगे ये सिद्धांत दिए कौन थे। तो इनके सिद्धांत का नाम था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम क्या था? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। ये अंग्रेजी में इसको बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ये दिए थे। अब जानेंगे सबसे पहले कि ये जीन पियाजे थे कहाँ के। तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे। ये क्या थे? साइकोलॉजी के एक वैज्ञानिक थे। जो जीन पियाजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के थे। ये पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के कि जीन पियाजे कहाँ के थे, या इनके सिद्धांत का नाम पूछ सकता है कि जीन पियाजे कौन सा सिद्धांत दिए थे। तो वो संज्ञानात्मक दिए थे और थे कहाँ के? तो स्विट्जरलैंड के थे। अब आगे देखेंगे इसमें कि पियाजे का मानना था, ये माने क्या थे? पियाजे का मानना है कि जैसे 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 बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है। मतलब जैसे जैसे वो समझदार होते जाता है उसके अंदर जैविक परिपक्वता यानी बायोलॉजिकल वो मैच्योर होते जाता है। जैसे जैसे बच्चा, ये जीन पियाजे का मानना था कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है ना, जैसे जैसे मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेता है कि मतलब ये व्यक्ति है। जैसे ये बढ़ते गया, देखिए ये बढ़ते गया, अब बड़ा है तो ये किसी थिंग्स को देखेगा तो उसको क्या करेगा? ऑब्जर्व कर लेगा कि हाँ ये वस्तु है और उसके दिमाग में वो कंसेप्ट बन जाएगा। तो पियाजे ये मानते थे कि जैसे जैसे बच्चे में बढ़ेंगे, परिपक्वता आती जाती है, वैसे वैसे वो किसी भी वस्तु के बारे में अपने दिमाग में वो क्या करेंगे? कंसेप्ट बना लेंगे। जैसे एक बच्चा है, उसको अगर खिलौना दिखा दिए तो उसको ये दिमाग में बन गया कि हाँ ये खिलौना है। ठीक, आगे पॉइंट ये जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग यानी इनके अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धता की सिद्धांतों की रचना करते हैं। जैसे ये बताए थे कि देखिए, बच्चे जो होते हैं ना एक तरह के क्या होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं। बच्चे एक तरह के क्या होते हैं? साइंटिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट होते हैं, जब साइंटिस्ट होंगे तो वो एक्टिविटी उनमें बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो एक्टिव रहते हैं हर चीज़ के लिए। और एक नन्हे वैज्ञानिक के रूप में इनको माना जा सकता है पियाजे के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अपने संसार पूरे संसार के बारे में जानते हैं और उसमें अपना सिद्धांत की रचना करते हैं। तो पियाजे ये चीज़ बताए थे सक्रिय ज्ञान निर्माता, यानी बच्चे इसमें जो होते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होते हैं? वो सक्रिय होते हैं यानी एक्टिव होते हैं और एक नन्हे से वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिफिक होते हैं। अगला इसमें आप देखेंगे इनसे कुछ रिलेटेड शब्द है, आप ये समझ होंगे, पूछा जाएगा कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के थे। और थ्योरी कौन दिए थे? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिए थे। और ये जैसे जैसे बताया था कि बच्चा बढ़ेगा परिपक्व होगा, वैसे वैसे कंसेप्ट को अपने दिमाग में वो क्या करेगा? ऑब्जर्व करते जाएगा। और इनके अकॉर्डिंग बच्चे जो होंगे क्या होंगे? सक्रिय होंगे। ये यही बताए थे कि बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं? नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, यानी छोटा स्मॉल साइंटिस्ट होते हैं।
आगे देखिएगा, इनसे कुछ चीज़ें रिलेटेड है। अनुकूलन जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली उठा कर दे देता है। अब अनुकूलन इसमें हम देखेंगे, अनुकूलन क्या होता है, एडेप्टेशन इसका अंग्रेजी होता है। देखिए, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। देखिए, मतलब मान लीजिए कि इन्वायरमेंट जैसे है उसके अकॉर्डिंग वो क्या किया, अपने आप को कोई भी आदमी ढाल लिया, उसको हम लोग अनुकूलन कहते हैं। और इसकी जो होती है वो प्रक्रिया होती है दो तरह की। इसकी प्रक्रिया कितनी होती है, दो तरह की होती है। पहला होता है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। पूर्व का मतलब आप समझ रहे हैं, पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का मतलब पहले, और उसको नए ज्ञान के साथ, मतलब पहले से ही पीछे से क्या है, ज्ञान है, और उसको फिर नए ज्ञान के साथ हम जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं एस्मिलेशन। एस्मिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल में आप जैसे देख लीजिए, जैसे यहाँ कुत्ता है, ठीक है। अब जान रहे हैं कि कुत्ता का कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। लेकिन वही आगे गए तो पहले से हमको पता था, ये बच्चे को या कोई भी बच्चा है उसको पहले से पता था कि नहीं ये कुत्ता है। लेकिन फिर आगे देख रहेगा कि कुत्ता का कलर केवल ब्लैक नहीं, वाइट भी हो सकता है। तो पहले इसको ज्ञान था कि हाँ एक कुत्ता है, ऐसे होता है, और दुकान होते हैं वो बैठा हुआ है। लेकिन जब आगे गए तो उसको इसी ज्ञान से इसको नए ज्ञान में जो दे के नहीं, कुत्ता वाइट भी कलर कलर का भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एस्मिलेशन हुआ। नेक्स्ट इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो आता है समायोजन। नाम से आप नाम से देख लीजिएगा, समायोजन। योजन का मतलब जोड़ना, समय का मतलब समाहित होना। तो वही चीज़ है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन का तभी पता है। समायोजन का मतलब उसमें शामिल हो जाना। तो पूर्व ज्ञान में जो भी चीज़ें थी उसको परिवर्तन कर दिए, और उसमें वातावरण के साथ हम क्या किए, तालमेल मिला दिए। यानी तालमेल मिलाना वातावरण के साथ क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें क्या, आत्मसंकर में उसमें जोड़ा जा रहा था और इसमें तालमेल बैठाया जा रहा है। पूर्व ज्ञान ही दोनों का इसमें डिपेंड करता है। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे जब यहाँ कुत्ता के बारे में जाने थे, फिर यहाँ ये जानते हैं कि दूसरे कलर हो सकता है, ठीक उस तरह से दूसरे जानवर भी क्या होंगे, यहाँ पे वो अपने आप को क्या करेंगे, वातावरण से तालमेल बैठा के अपने आप को बैठ जाएंगे। तो ये समायोजन कहलाता है, ठीक है। तो ये अनुकूलन से रिलेटेड दो पॉइंट था। अब इसमें नेक्स्ट जो है वो है संतुलन, इक्विलिब्रेशन। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है वह क्या है, समाधान या संतुलन। संतुलन का मतलब समझते हैं, नहीं ज़्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया के बीच संतुलन कायम करता है। वही चीज़ है अभी जो हम बताएं कि एक मूल्यांकन और समायोजन जो है ना, उसको क्या करेगा, ये इक्वलिब्रेशन करेगा, यानी इक्वल करेगा, बराबर करेगा, उसी को कायम रखेगा, यानी संतुलन बनाएगा। ना ही कोई भी चीज़ ज़्यादा होगा, ना ही कोई भी चीज़ कम होगा। वो तालमेल भी बैठा लेगा और उसमें शामिल भी हो जाएगा वातावरण के अकॉर्डिंग। तो इसको हम लोग संतुलन कहेंगे। नेक्स्ट जो है वो है स्कीमा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आता है सीटेट में, पिछली बार भी इससे रिलेटेड किया था। केवल आपको ये पूछ देगा कि ये स्कीमा शब्द किससे रिलेटेड थे, तो वो जीन पियाजे से है, आप देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मानव के दिमाग में स्कीमा है क्या, ये देखें। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती है, यानी एक चिप्स है वो पहले से भी उसमें स्टोर है, या फ़ोन आपका हो गया तो पहले से क्या है, ये आपका फ़ोन हो गया, पहले से 8 GB इसमें स्टोर है। कुछ एप्लीकेशन यूट्यूब वगैरह जो होते हैं क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। तो मानव के दिमाग में जो चीज़ पहले से स्टोर होती है उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मतलब आई होप, एक मान लीजिए कि खिलौना है, आप जान लीजिए खिलौना है, तो पहले से हमारे दिमाग में ये स्टोर है कि क्या है, एक खिलौना है। और अब इसका खिलौना का प्रयोग करके क्या किए, एक खेल खेल में एक नया खेल का निर्माण कर दिया, या किसी विषय का निर्माण कर दिया, ना ये खेल है, ठीक है। खेल जगत में इसको पढ़ा जाएगा खिलौना का, इसका उपयोग खेल जगत में होगा, क्रिकेट में होगा, फुटबॉल में होगा। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग एक विषय का प्रतिधारणा बना दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्कीमा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखिएगा, अब प्याजे जो है, ये चार चीज़ें थी प्याजे से। अब प्याजे जो है ये इनकी चार अवस्थाएं होती थी इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहला जानेंगे, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएं बताई हैं। प्याजे जो बताए हैं तो वो एज के अकॉर्डिंग बांट दिए थे, ठीक है। वो 0 से लेके 14 वर्ष के बच्चे पे स्टडी किए थे, तो उसको एज के अकॉर्डिंग बांट दिए थे अवस्था को। तो सबसे पहला इनका स्टेज जो था वो था संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज
कहा जाता है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये 0 वर्ष से लेके 2 वर्ष तक क्या होता है, ये होता है। यानी ये अवस्था कहाँ तक होगा, 0 से 2 वर्ष अवस्था तक। देखिए इसमें लिखा है कि इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ये बताया था कि इस अवस्था जो है, ये संवेदी पेशी अवस्था जो है ना, इसमें बच्चे जो होंगे ना अपने ज्ञानेंद्रिय से सीखते हैं। और आपको पता है कि ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 तरह के होते हैं। देखिए आँख, हैंड, कान, फिर नाक और जीभ। इससे तो ये पांचों चीज़ से क्या करते हैं, इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं पांचों चीज़ से किसी भी चीज़ को सीखते हैं। इसलिए इसको हम लोग ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। इसलिए ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी इसको कहा जाता है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज कहेंगे, या ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रिय के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, आँख के माध्यम से, स्किन के माध्यम से, ईयर के माध्यम से, नोज के माध्यम से और टॉन्स के माध्यम से। ठीक है, ये सेंस ऑर्गन होते हैं, इसलिए इसको सेंसरी मोटर स्टेज कहता है। कितना तक होगा, 0 से वो 2 वर्ष तक। इसमें देखिए इसमें होता क्या है, जब ये आ जाता है तो इसमें वस्तु अस्थायित्व यानी कोई ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। मतलब बच्चा जो होता है ना, इसमें वस्तु अस्थायित्व इसके माइंड में आ जाता है इस एज में। वो क्या करता है, मतलब वस्तु को अपने दिमाग में रखता है। अगर तकिए में क्या किए, मान लीजिए कि बच्चा है, तकिए में मोबाइल छिपा दिए, सिंपल समझ लीजिए, तकिए में मोबाइल छिपा दिए, तो अपने दिमाग में बैठा लिए कि हाँ यहाँ पे मोबाइल था, और उस वस्तु की छाप वो क्या करेगा, बना लेगा अपने दिमाग में। और जहाँ पे हम छिपाए हैं ना, वहीं पे जाके उस, भले वो रहे चाहे ना रहे, लेकिन वहीं पे जाके उस वस्तु को क्या करेगा, वो ढूंढेगा और ढूंढ भी लेता है। ठीक है, तो इस स्टेज में वस्तु अस्थायित्व का गुण इसमें आ जाता है बच्चे में। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या किया, यहाँ पे जाके एक चाबी रख दिया गया, चाबी को जाके यहाँ पे क्या किया है, खोज लिया है। ठीक है, अब आगे इसका दूसरा स्टेज देखते हैं, फिर इसका समझ में आएगा। दूसरा स्टेज देखते हैं। दूसरा स्टेज जो होता है वो दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व का मतलब बोला होता है प्री ऑपरेशनल ऑप्शनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 ईयर्स। देखिए ये जो होता है वो 2 से 7 ईयर्स तक होता है, 2 से लेकर 7 ईयर्स तक होता है। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। जो भी काम कर रहा था वो वस्तु है तो वो कर रहा था, उससे पहले का ये चीज़। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। देखिए ये ऐसा स्टेज है कि सामने की वस्तु को वो क्या करेगा, देख लेगा। 0 से 2 से 7 वर्ष तक के बच्चा जो होगा वो सामने की चीज़ों को देख लेगा, लेकिन उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता। ये वैसी अवस्था होती है। ठीक, अब इसमें आगे देखेंगे कि इस स्टेज में बच्चा प्रतीक सिंबल को यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। जैसे देखिए इसमें इस उम्र में बच्चा क्या होता है, 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है, तो अगर वो शब्द सुन लिया, कोई भी शब्द सुन लिया, सिंबल देख लिया, तो उस सिंबल से वो पकड़ लेगा, वो अपने उसमें निपुण हो जाता है, यूज करने लगता है वो। इस स्टेज में बच्चा जो है वो सिंबल से ही क्या करता है, पकड़ लेता है। बता दिए कि वो साइकिल है, अगर बता दिए कि ये साइकिल है, ये दोपहिया है, ये साइकिल है, तो वो उसके दिमाग में ये ऑब्जर्व हो गया, उसको बना लिया कि हाँ ये साइकिल है। और उसके दिमाग में एक इमेज बन जाता है माइंड में। जैसे ही साइकिल सब सुनेगा तो वो उसको लगेगा कि हाँ साइकिल ऐसे ऐसे होता है। जैसे यहाँ पे चिप्स है, एक बच्चे को अगर चिप्स दिखा दिया जाए तो इसके माइंड में वो बैठ गया कि चिप्स का शेप जो होता है कैसा होता है। उसके माइंड में ये चीज़ ऑब्जर्व हो गई कि चिप का शेप जो होता है कैसे होता है और इसका क्या उपयोग किया जाता है। तो जैसे ही उसका नाम रखेंगे कि ये चिप्स है, वहाँ चिप्स है, तो वो उसके दिमाग में वो एक इमेज बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट है कि इस स्टेज में देखिए, इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की भी क्षमता आ जाती है। यानी इसमें जो होता है ना गोल, सॉरी यहाँ पे गोल लिखा है, गोल्ड नहीं होगा, वो गोल होगा, गोल। ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर इसमें आ जाता है इस स्टेज में। किस स्टेज में, दूसरे जो बताए थे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। इसमें लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए क्षमता आ जाती है इस स्टेज में। यानी वो इस चीज़ को, अपने गोल को अचीव वो कर लेता है। जैसे अगर गेंद यहाँ पर रखा है तो सोचेगा कि गेंद को पकड़ लेना है, तो वो पकड़ लेता है। यानी वो क्या करता है, अपने गोल को अचीव कर लेता है, उसकी क्षमता आ जाती है।
आप देखिए इसमें कुछ बातें हैं, जैसे इसमें सिंबल पकड़ लिया, इमेज बनाना सीख लिया, और वो अपना गोल भी इसमें इसी स्टेज में इसको गोल गोल निर्देशित करने के लिए आ जाएगा, लक्ष्य व्यवहार निर्देशित करने के लिए आ जाएगा। इसी में कुछ पॉइंट है इसका, देखेंगे इसमें कि जीववाद, इससे कुछ रिलेटेड पॉइंट है जो है वो है, देखिए जीववाद। जीववाद में देखिए कि एमेनिज्म, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, ये ऐसा स्टेज होता है ना कि इसमें कुछ भी चीज़ है, ऐसा स्टेज होता है, ये प्रिय पर्सनल स्टेज ऐसा है कि इसमें कोई भी चीज़ें लगभग वो कर ही नहीं पाता, सीख ही नहीं पाता। तो जीववाद में इसमें सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि इस बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है, उसे ये नहीं पता होता है कि क्या होता है। जैसे अगर बच्चा ये रो रहा है, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए रो रहा है, और इस पर हम कहेंगे कि बाबू इसको मार दिए, निर्जीव वस्तु है, चौकी को मार दिए, चुप हो जाओ, तो वो चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो निर्जीव है कि सजीव है, उसे इस चीज़ का तो भी फर्क नहीं रहता है। तो ये बच्चा रो रहा है, जैसे इस पे मार देंगे बाबू चुप हो जाओ, इसको मार दिए, ये तुमको रुला दिया, तो ये मान जाएगा बच्चा, ठीक है। अब दूसरा अगला जो देखते हैं, अहम केंद्रित, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अहम केंद्रित। अहम केंद्रित से क्वेश्चन आता है, इसे क्वेश्चन बनता है, तो याद रखेंगे। जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच है, वह सब ठीक है। पता अभी बताया कि ये जिन पिया जमाने थे कि बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, तो जब बच्चा ये सोचना शुरू कर देता है कि ना हम जो कर रहे हैं 2 वर्ष से 7 वर्ष में, हम जो काम कर रहे हैं वही सही है, बाकी वही ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है। दूसरा कोई कुछ भी कह दे, कोई भी सिद्धांत, लेकिन वो मानेगा कि नहीं, हम जो कह रहे हैं, हम जो सोचे हैं वही सही है, दूसरा चीज़ नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ब्लैकबेरी है, इसको ये चॉकलेट है ब्लैकबेरी का, और ये भी मिठाई है, तो इसको अभी पता होगा कि नहीं, हम ये जो खा रहे हैं ना, ये मेरे लिए स्वास्थ्य है, अच्छा है, साफ सुथरा है। तो यानी वो अहम केंद्रित में बच्चा सोचना शुरू कर देता है, और वो कहता है कि जो हम कह रहे हैं वही सच है, वही सब ठीक है, बाकी दुनिया में कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, दूसरे का वो बात ही नहीं मानता है। तो ये भी इसमें अहम केंद्रित बात हुआ, अहम केंद्रित बात हुआ, ये आप जाने ये आज की नहीं है, और ये देख लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें अपलटावी गुण जो होता है वो भी नहीं आता है। 2 चीज़ है, अपलटावी गुण इसमें देखिए, इसमें बच्चा वस्तुओं की संख्या, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता है। देखिए इसमें वस्तुओं को उलट पलट के नहीं सीखता है, नहीं सीख पाएगा, उसको नहीं पता है। जैसे हमको इसको बता दिए 4 + 6 10 हो गया, तो 4 + 6 10 हो गया, लेकिन उसी को पलट दिए 6 + 4, तो ये पता ही नहीं है उसे कि क्या होगा। अब यहाँ पे वो कन्फ्यूज हो जाएगा, वो बता नहीं पाएगा। यानी इरेजबिलिटी जो होता है, इरेजबर्सिलिटी जो होता है वो नहीं होता है, यानी अपलटावे गुण इसमें सीखता ही नहीं है ये। सबसे पहले तो क्या नहीं सीखा, देखिए सबसे पहले तो ये अहम केंद्रित है, ये कहेगा कि जो भी चीज़ें हैं, वो दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो हम जो कह रहे हैं, सोच रहे हैं वही ठीक है, जो कि ठीक है नहीं। फिर इसमें नेगेटिव, इसमें मतलब कोई भी काम करेगा नहीं, समझ लिए, तो इसमें अंतर भी नहीं कर पाता है, यानी नेगेटिव चीज़ें जितनी होती है इसमें कुछ सीखता ही नहीं है ये इस स्टेज में। और इसको फिर पलटावे गुण भी इसमें नहीं आता है, जैसे 4 + 6 10 हुआ, 6 + 4 जोड़ेंगे तो भी 10 होगा, लेकिन उसे ये नहीं आता है, ठीक। तो तीसरा अपलटावे गुण था। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट थोड़ा सा नीचे चला गया है, चौथा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है छूटा है, इसमें चौथा पॉइंट नंबर इधर उधर हो गया है, 1 मिनट, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट छूट गया है। अगला पॉइंट इसमें जो देखिएगा वो है केंद्रीकरण। देखिए केंद्रीकरण, सेंट्रेशन, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को हम लोग केंद्रीकरण कहते हैं। इसमें क्या है, अगर जैसे हम हैं तो हम एक समय में 2 या 3 या 4 चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे पाते हैं, लेकिन इसमें बच्चा जो है एक समय में किसी भी केवल एक विशेषता पर ही ध्यान पाने की प्रवृत्ति रखेगा, उसको केंद्रीकरण कहेंगे। जैसे मोबाइल अगर चला रहा है तो वो मोबाइल में लगा रहेगा, देखते रहेगा, यूट्यूब खोला है तो यूट्यूब खोल के देखते रहेगा, जैसे ये बच्चा कर रहा है, ये केंद्रीकरण है, उसी पर ध्यान दिया है, एकदम केंद्रित किया है। तो ये ऐसी विशेषता जो बताएगी उसको केंद्रीकरण कहा जाएगा। तो इसमें केंद्रीकरण आ जाता है, एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट देखेंगे इसका छठवां पॉइंट जो है वो है संरक्षण, कंजर्वेशन। ठीक है, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें
तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। जैसे हम मान लीजिए कि एक बड़ा गिलास ले लिए और एक छोटा गिलास ले लिए, इसमें भी पानी भरेंगे, इसमें भी पानी भरेंगे, तो ये हम क्या किए, इसका शेप चेंज कर देंगे, ये थोड़ा सा चौड़ा है, ये थोड़ा सा पतला पतला है, ठीक, लेकिन इसमें पानी भर देंगे तो लगभग सेम पानी आएगा। लेकिन बच्चा इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा कि उसका शेप चेंज हुआ है, साइज चेंज हुआ है, ये नहीं समझ पाता है। तो संरक्षण इसको बोलते हैं, ठीक है, जैसे गिलास के माध्यम से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट इसी में संरक्षण समझ पाए आप। इसके बाद से सातवां है क्रमबद्धता। क्रमबद्धता का गुण जो है इसमें आता है कि नहीं, क्रमबद्धता का मतलब समझ रहा है लगातार। तो इसमें बच्चा वस्तुओं के तथ्य उनके आकार में रखना नहीं सीख पाता है। बच्चा इसमें जो होगा ना, वो वस्तुओं को रखना सीख नहीं पाएगा। जैसे पहले बड़ा रखेगा, फिर छोटा रखेगा, फिर बड़ा रखेगा, फिर छोटा रखेगा। तो साइज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, बच्चे जो होते हैं साइज के अकॉर्डिंग, ये किसी भी चीज़ को, वो वस्तु को अस्थायी आकार में समझ नहीं पाते हैं कि वो सही से रख पाए, बड़ा है कि छोटा, ये नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। 3 स्टेज आपका पूरा हुआ और 2 स्टेज आपका पूरा हुआ, और ये इसमें अहम केंद्रित जो था, केंद्रीकरण जो था, और फिर आपका जीवात था। अहम केंद्रित वाला चीज़ें ये आती है, क्वेश्चन पूछ चुका है। अब अपलटा वगैरह भी आता है, और संरक्षण भी, और क्रमबद्धता भी आता है। तो इसमें इसको पहचान नहीं पता। नेक्स्ट देखेंगे इसका तीसरा स्टेज जो है इनका, वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कितना होता है 7 से 11 वर्ष तक होता है। पहला जो था 0 से 2, दूसरा जो था 2 से 6, और ये तीसरा जो है 7 से 11 वर्ष तक का होता है, यानी 4 साल का होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखिए मूर्त संज्ञानात्मक समझ में, इस अवस्था में बच्चे सामने रखी हुई वस्तु को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ये ऐसा, इसके पहले भी बताया उसमें से कुछ नहीं करता, लेकिन ये ऐसा स्टेज है मूर्त संज्ञानात्मक, जिसमें वो किसी वस्तु को, सामने रखे हुए वस्तु को देख लेगा और कुछ कर सकता है। जब तक नहीं देखेगा तब तक ना ही चिंतन करेगा, ना ही उसमें देखेगा। इस अवस्था में अपलटा जीवाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की युक्ता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें उसमें जो भी चीज़ें थी, उसमें जो भी चीज़ें नहीं आ रही थी, वो सारी चीज़ की योग्यता इसमें आ जाती है। इस स्टेज में 7 से 11 वर्ष के स्टेज में ये चीज़ें आ जाता है, ठीक है। अब देखिए आगमनात्मक तकड़ा, आगमनात्मक तकड़ा, आगमनात्मक यानी आने वाला, आगमन, इसको आगमन बोलते हैं, आने वाला। देखिए यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। यानी आगमन विधि में किया जाता है। आगमन विधि में पहले उसको एग्जाम्पल दिया जाता है, पहले उसको एग्जाम्पल दिया जाता है, पहले उसको एग्जाम्पल दिया जाएगा, और उसी पे वो क्या करेगा, बच्चा तर्क करने लगेगा। जैसे उदाहरण को देखेगा, जैसे पेड़ जरूरी नहीं है कि हमारे लिए बच्चा आंसर, पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए बच्चा आंसर क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। बच्चा आंसर क्या करेगा, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। तो इसी अवस्था में वो तर्क करने लगता है, पूछने लगेगा कि पेड़ जरूरी है नहीं। अगर कोई पूछ दिया तो वो तर्क करेगा, यानी दिमाग लगाएगा कि हमारे लिए बचा आंसर क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो वो दिमाग लगाएगा कि नहीं, इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसलिए ये क्या है, ये सही है। तो ये कौन सा एज था, ये आपका हमारा तीसरा था। यानी इसमें आगमन का गुण आ जाता है, उदाहरण से नियम की ओर ये जाने लगता है, यानी समझ लिया तो उसको आगे की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट और इसका लास्ट पॉइंट जो देखेंगे वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था जो 11 से 15 वर्ष तक का होता है, और ये संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। संज्ञान की क्या है, ये सर्वोच्च अवस्था, यानी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें संज्ञानात्मक क्या सबसे सर्वोच्चम स्थान इसी का है, ठीक है। औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है। इसके पहले जो था वो क्या था, इसके पहले मूर्त संक्रियात्मक था, तो ये अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाता है, ठीक है। ये 11 से 15 वर्ष तक होता है, और इसमें इस बच्चे में देखिए अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन मतलब वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग
यानी सोचने लगता है कि क्या चीज़ें अच्छी है, क्या चीज़ें गलत हैं, क्या चीज़ें हमें करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ये बढ़ने लगता है, इसमें चिंतन करने लगता है बच्चे। ठीक है, अब इसमें देखिए अभी इसी में एक चीज़ पॉइंट है, निगनात्मक तर्कड़ा, जो अभी पढ़े थे उसके पहले आगमन। आगमन में देखिए क्या होगा, आगमन में उदाहरण उदाहरण दिया जाएगा, फिर हमें नियम की ओर पहुंचा जाएगा। लेकिन वही निगमन में क्या होगा, निगमन में क्या होगा, निगमन में नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं, नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक, आइए फिर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे। अगर देखिए 2+3+4 का औसत निकाले, अगर ये दे दिए तो इसका मतलब क्या है, 2+3+4 का औसत दे दिया, यानी आंसर पता चल गया। ठीक है, तो ये अमूर्त चिंतन है। ठीक है, तो लेकिन ये क्या है, उदाहरण से हम लेके जा रहा है नियम की ओर, तो ये हमारा उदाहरण हो जाएगा, अगनात्मक तर्कड़ा हो जाएगा। अब निगनात्मक तर्कड़ा में देखिए क्या है, ये नियम से, देखिए ये क्या होता है, ये नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा जो होता है वो नियम जान जाएगा। जैसे A+B का होल स्क्वायर लिख दिए, सिंपल भाषा में A+B का होल स्क्वायर लिखे, तो अब बच्चा इस पर काम करना स्टार्ट कर देगा, तर्क करने लगेगा कि कैसे होगा, कैसे प्रूफ होगा, क्या बनेगा। तो इसको हम लोग निगनात्मक तर्क कहते हैं। ठीक, अब एक चीज़ और इसमें आ जाता है, इन्हीं से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। आप तो इसका नाम सुने ही होंगे। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने का संगठन कहा जाता है। पहले जो स्कीमा था, यानी पहले जो भी चीज़ें आती थी उसको अब आगे में इंक्लूड किया जा रहा है, संगठन किया जा रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कीमा जो है क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी को हम लोग संगठन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, ये थोड़ा सा पॉइंट है लास्ट, निगनात्मक तर्कड़ा। इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करने लगता है। वही बात है, वो बच्चा इसमें जो होगा क्या होगा, नियम से उदाहरण की ओर जाएगा। ठीक, और इसमें जो हो गया वो उदाहरण से नियम की ओर जाएगा। ठीक, तो निगनात्मक समझ गए, आगमनात्मक समझ गए। एक बार और देखिए, आगमन विधि, आगमन जब पैराडोलॉजी पढ़ेंगे तो आगमन विधि आएगा और निगमन विधि आएगा। ठीक, तो देखिए आगमन यानी ये उदाहरण, एग्जाम्पल, तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो उसको आगमन विधि कहते हैं। निगमन यानी नियम से मेरिट की ओर जाएंगे और इसमें पूछेंगे, पूर्वाग्रह से जोड़ेंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो था वो जीन पियाजे से रिलेटेड था। आई होप इसे एक क्वेश्चन फर्स्ट है, हर सेशन में, हर साल में एक नए क्वेश्चन रहते हैं, तो इसको आप रिपीट जरूर कर लेंगे। जीन पियाजे के बारे में आपको पूरा बता दिए, और ये क्या क्या अपना विकास किए थे, ये सारी चीज़ें आपको बता दिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मात्रा में हो उतनी मात्रा में वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके भाई बंधु जो भी तैयारी करते हैं वो आसानी से मेरे चैनल से जुड़ के फ्री में तैयारी कर लें। मैं कोई कोर्स प्राइस वगैरह बेचता नहीं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, कल 8 PM में मिलेंगे, नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई कीजिए बढ़िया से, मन लगा पढ़िए, और एग्ज़ाम क्रैक आपका होगा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।